एक राजा के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती बहन बहुत शांत स्वभाव, आज्ञाकारी, संस्कारी थी। उसमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करती थी। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकल जाते हैं। सातों राजकुमारों की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए तैयार हुई। जंगल से सरौटी साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से सरौटी साग की सब्जी बनाने के लिए बैठी। उसके बाद साग को काटने लगती है। इस दौरान वो अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर की दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देखेंगे तो चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर माहवारी समझकर खाना नहीं खाएंगी। राजकुमारी इसी डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। जब उसके भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ साग बहुत बार खाया है, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो? पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा वह सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने भाइयों से कहा, बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह में लार टपकने लगा। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को ले गए। घने जंगल में लेकर जाते हैं। वहाँ पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुँचते हैं, जिस पर अपनी बहन को ये झूठ बोलकर चढ़ाने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करने चले जाते हैं।
तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वो चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए वो मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर मचान से कुछ दूरी पर स्थित डोंगरी यानी छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। डोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती है। बिंथू बिंथू दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब तो तीर को सीधे मेरे छाती पर वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हुए राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली रह जाता है और 7वें भाई जो सबसे छोटा था वो तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों में सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाई, सबसे छोटा भाई दादा बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं, आदेश देते हैं कि अगर वो तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंथू बिंथू दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को बेध देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ियां लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेज दिया जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि इतनी सारी लकड़ी ले जाऊंगा, दादा तो रस्सी दिए हैं तो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी इस रस्सी को इन लकड़ियों से नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगा और उसकी आंखों में आंसू धरती में गिरते हैं। वो अपनी बहन को याद करके रो रहा होता है। तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वहां इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आपबीती सुनाता है। फिर नाग देवता उससे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे मैं धीरे से निकल जाऊँगा। और राजकुमार ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई ये देखकर चकित रह जाते हैं कि उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आ जाता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद करके भेजते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक दाढ़ी छोटा कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मार पीट करेंगे। ये सारी घटना को दाढ़ी के मेढक, केकड़ा और मछली सुनकर देख रहे होते हैं और वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं, क्यों रो रहे हो।
फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें घर ले चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खिलाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब हड्डी को खाएंगे तो तुम केकड़े को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा कि राजकुमार ने फिर वैसा ही किया जैसे केकड़ा मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपकर वो मांस को दीमक के टिलहे में डाल देता है और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा बुदा यानी झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उस बसौंदा के पास से गुजर रहा था और वो सुंदर सुंदर बांस की बुदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से किंदेरा यानी एक वाद्य यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकालेगा। उसी क्षण बांस से आवाज़ आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लगे भैया रोपल बांस। जोगी फिर बांस को काटता है, जो कि इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट ले जाता है कि इस बांस का आवाज़ इतना सुंदर है, यदि कंदेरा बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज़ निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर का निर्माण करता है। इस कंदेरा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुँचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से किंदेरा बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार किंदेरा का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे किंदेरा, ई तो लगो मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन ना बाज किंदेरा, ई तो लगो मोर दुश्मन का घर बजाता है। ये धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही किंदेरा खुद ही बजने लगता है, जोर जोर से बाज रे किंदेरा, ई तो लगो मोर छोटे भैया का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्रकर मोहित हो जाता है और ये धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं जाता और जोगी से किंदेरा की मुँह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों में बाहर जाते हैं। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजाकर चली गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाता यही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की
जिज्ञासा उमड़ गई कि आखिर मेरे घर को इतना सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वो अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं बोलकर निकलते हैं और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के पोल मुड़ा हुआ चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंदेरा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंदेरा में समा जाती है। ये देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, चूँकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वो सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंदेरा में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंदेरा को जला देते हैं, जिसके बाद वो लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबैनी नामक पूजा स्थान पर वही सरौटी के साग को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। हजारों वर्ष पहले झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की प्रसिद्ध 7 भाइयों और एक बहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों के द्वारा नई पीढ़ी को बताई जाती है। इस कड़ी में हमारे बुजुर्गों द्वारा ये कहानी मैं भी सुनती आ रही हूँ, जिसके विशेष अवशेष आज भी छोटा नागपुर की धरती पर मौजूद हैं, जो झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित बुढ़ू प्रखंड के गिंजो ठाकुर गांव नामक गांव में बिंदु डोंगरी नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, जिस केंद्र के बीच पर मचान बनाकर छोटी बहन को खड़ा किया गया था और सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई अपनी बहन का पका हुआ मांस को ना खाकर चोरी छुपे जिस टीले में मांस को डाला था, उस स्थान पर उगे बांस को भी दिखाया गया है। वह बांसबोदा आज भी उसी स्थान पर मौजूद है। पानी लाने के लिए जिस डाढ़ी यानी छोटे कुआं का प्रयोग किया गया था, वो डाढ़ी आज भी है, जिसका वर्तमान में सौंदर्यीकरण किया गया है। इस प्रकार कुछ चित्र हैं जो आप देख सकते हैं।